वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें चैप्टर नंबर 9 पार्टनरशिप एक्ट पर हम कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट वीडियो है ऑन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फ्रॉम आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अतीक। पहला सेक्शन जो है वो नेचर ऑफ पार्टनरशिप पर है, जिसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर ये तीन एलिमेंट्स कवर करेंगे: डेफिनेशन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप और टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को कवर करेंगे, और उसके बाद पार्टनरशिप के डिफरेंसेस कंपनी और को ऑनरशिप के साथ अंडरस्टैंड करें। पार्टनरशिप का जो लॉ है पाकिस्तान में, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इस लॉ के मुताबिक पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। सो देयर मस्ट बी पर्सन्स, नॉट अ पर्सन। एक से ज्यादा लोग होते हैं तो पार्टनरशिप होती है, कोई शख्स अपने साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट भी होता है, और एग्रीमेंट का जो मेन पर्पज होता है वो होता है प्रॉफिट शेयर करना। लेकिन किस चीज के प्रॉफिट शेयर करना? बिजनेस के। बिजनेस कौन कैरी करेगा? कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी सारे पार्टनर्स मिलकर भी कर सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उनमें से एक या दो लोग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर्स, यानी एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स के तौर पर भी बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो पर्सनस का होना जरूरी है, एग्रीमेंट का होना जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का होना जरूरी है, और बिजनेस का होना जरूरी है, जो कि वो मिलकर भी चला सकते हैं सबके सब, और उनमें से कुछ लोग भी वो बिजनेस चला सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पार्टनरशिप क्या होती है, तो फिर कुछ टर्म हमें और समझने की जरूरत है, जिसमें एक टर्म है पार्टनर्स और एक और टर्म है फर्म। तो persons who have entered into partnership with one another are called individually, अलग अलग उनमें से हर शख्स को कहा जाता है पार्टनर, और कलेक्टिवली उन्हें कहा जाता है फर्म। और वो फर्म का जो बिजनेस जिस नाम के थ्रू कर रहे होते हैं उसको फर्म नेम कहा जाता है। तो हम यहां पर एक सिचुएशन देखते हैं कि तीन लोग मिलकर इकट्ठे एक बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट उसका शेयर करेंगे। तो इन तीनों को हम इंडिविजुअली पार्टनर कहेंगे, और कलेक्टिवली इन तीनों को मिलाकर हम फर्म कहेंगे, और जो ये बिजनेस का नाम रखेंगे उसे फर्म का नेम कहा जाए। अब एक्ट ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है? एक और डेफिनेशन है, एन एक्ट ऑफ फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल द पार्टनर। क्योंकि फर्म का मतलब है ऑल द पार्टनर, तो एक्ट ऑफ फर्म का मतलब है एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर, और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स राइज टू अ राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। अब एक पार्टनर या एक एजेंट कोई ऐसा काम करता है जिसमें पूरी फर्म लायबल होगी या पूरी फर्म का राइट क्रिएट होगा, तो वो भी एक्ट ऑफ फर्म समझा जाएगा, यानी जहां पे ऑल द पार्टनर्स आर इन्वॉल्व तो वो एक्ट ऑफ फर्म समझा जाएगा अंडर द लॉ। तो पार्टनर और एजेंट भी फर्म के, क्योंकि एजेंट के तौर पे पार्टनर काम कर रहा होता है, तो उसकी सूरत में भी पूरी फर्म ही लायबल होती है। थर्ड पार्टी, तो पार्टनर्स के अलावा जो पर्सन जिसके साथ पार्टनरशिप का बिजनेस डील कर रहा होता है, कस्टमर के साथ, वेंडर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, कोई भी और पर्सन, उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है, थर्ड पार्टी कहा जाता है। थर्ड पार्टी यूज इन रिलेशन टू फर्म, ये करेक्शन होगी, फर्म, और टू अ पार्टनर देयर इन मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। तो जब थर्ड पार्टी की बात होगी एक फर्म से रिलेट करके, तो उसका मतलब होगा कि कोई भी ऐसा शख्स जो पार्टनर नहीं है और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। तो सिचुएशन को अगर आप देखें तो एक फर्म है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, और जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, चाहे वो कस्टमर्स हों, वेंडर्स हों, उनको थर्ड पार्टी समझा। तो फर्म जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट और डीलिंग कर रही होगी वो थर्ड पार्टी होगी। तो वो पार्टनर्स के साथ भी, किसी एक के साथ भी हो सकता है, और सारी फर्म मिलकर भी हो सकता है कि कर रही हो। अब डेफिनेशन को ही मजीद बेहतर समझने के लिए एक और एग्जांपल है हमारे पास। तो आफ्ताब, बादल एंड चांद,
स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर्स। तो उनकी फर्म का नाम है सोलर ट्रेडर्स। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली एंड द बिजनेस विल बी मैनेज्ड बाय आफ्ताब ओनली। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे पार्टनर्स कैरी ऑन करें बिजनेस मिलकर, उनमें से कोई एक भी सबके बिहाफ पे कर सकता है। ऑन फर्स्ट डे ऑन बिहाफ ऑफ सोलर ट्रेडर्स आफ्ताब ऑर्डर 100 लाइट बल्ब ऑन क्रेडिट फ्रॉम तनवीर। तो तनवीर यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्टी। तो अब हम कुछ पॉइंट्स अपने डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो देखें, जो सोलर ट्रेडर है वो पार्टनरशिप फर्म है, जैसे यहाँ पर। दूसरा, आफ्ताब, बादल एंड चांद ईच इज एन इंडिविजुअल पार्टनर in this partnership firm and collectively these three partners are the firm with the name solar trader। तो आफ्ताब, बादल और चांद, ये तीनों इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं और मिलकर सोलर ट्रेडर फर्म बन जाते हैं। तनवीर इज थर्ड पार्टी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। तो तनवीर इज थर्ड पार्टी। आफ्ताब एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद तनवीर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्ट ऑफ फर्म, क्योंकि पूरी फर्म लाइबल होगी। द फर्म इज लाइबल टू पे टू तनवीर, यानी ऑल थ्री पार्टनर्स आर लाइबल। तो ये एक्ट ऑफ फर्म कहलाता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें एक तो एसोसिएशन ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा लोगों की, सिंगल पर्सन नहीं हो सकता। नंबर टू, उनके दरमियान एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। नंबर थ्री, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना ज़रूरी है, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अकेला फैक्टर नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हैं। नंबर फोर, बिजनेस होना ज़रूरी। और नंबर फाइव, म्यूचुअल एजेंसी होना ज़रूरी है। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और बिजनेस के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो म्यूचुअल एजेंसी है। अक्सर ये इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं कंसीडर किया जाता पढ़ते हुए, लेकिन ये आपकी डिसीजन करने के लिए कि क्या कोई एसोसिएशन पार्टनरशिप है या नहीं, उसके लिए म्यूचुअल एजेंसी का फैक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैं पर्सनली कंसीडर करता हूँ। सो इन सारे एसेंशियल्स को अब हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला फैक्टर है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। The partnership is an association between two or more persons and all persons must be competent to contract. Thus, there can be no partnership consisting of a single individual. अकेले शख्स की तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। If the number gets reduced to one for any reason, जैसे दो पार्टनर ने पार्टनरशिप की और एक की डेथ हो गई, तो एक अकेला रह गया, तो वो पार्टनरशिप तो ना रही। It ceases to be a partnership. The Partnership Act does not say anything about the maximum number of partners. मिनिमम तो टू होगा। मैक्सिमम के बारे में लॉ कुछ नहीं कहता, पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं कहता, लेकिन कंपनी लॉ ने कुछ नंबर फिक्स किए हैं मैक्सिमम वाले। तो अगर ऐसी पार्टनरशिप फर्म हो जो बिजनेस कर रही हो बैंकिंग का, तो उसमें मैक्सिमम नंबर है 10। ऐसी पार्टनरशिप जो कोई और बिजनेस कर रही हो, यानी बैंकिंग के अलावा, तो उसमें मैक्सिमम है 20। लेकिन ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो प्रोफेशनल पर्सन की हो, तो उसमें 20 से एक्सीड कर सकता है। प्रोफेशनल पर्सन इन दिस सिनेरियो कंसीडर होते हैं फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की फर्म भी, और इसी तरीके से लॉयर्स की फर्म। If the number of partners exceed the maximum number allowed, then such partnership firm becomes an illegal association। तो 10 से ज़्यादा लोग मिलकर बैंकिंग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के तौर पे नहीं कर सकते, फिर उन्हें कंपनी बनानी पड़ेगी। इसी तरह 20 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उन्हें फिर कंपनी बनानी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर जैसे सीए फर्म्स होती हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं, जहाँ पर आप लोग आर्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं बाद में, या लॉयर्स की जो फर्म होती है जहाँ पे लॉयर्स मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और फिर क्लाइंट्स आते हैं उनके पास और वो फिर कोर्ट में उनका केस लड़ते हैं,
तो ऐसी फर्म जो हैं उनके लिए कंपनी बनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कई जगह पे तो लॉ में प्रोहिबिटेड भी है, इसलिए उन्हें अलाउ किया गया है कि उनके पार्टनर्स की तादाद 20 से एक्सीड भी कर सकती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिनके पार्टनर्स की तादाद चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म 30 या 40 से भी ज़्यादा। तो एक एग्जांपल अब हम देखते हैं। इन एन एमबीए क्लास 28 क्लास फेलोज decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisors। ये अब प्रोफेशनल फर्म कंसीडर नहीं होती, तो ये इलीगल एसोसिएशन होगी, ये अलाउड नहीं है। इन्हें क्या करना चाहिए कि ये 28 लोग मिलकर अगर काम करना चाहते हैं तो इन्हें अंडर कंपनीज एक्ट अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेनी चाहिए। फिर 28 से क्या, प्राइवेट अगर बना रहे हैं तो 50 तक, और अगर पब्लिक बना रहे हैं तो कोई लिमिट ही नहीं है, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं और मिलकर एक बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी के मुकाबले में देखें कि आफ्टर क्वालिफाइंग सीए 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बनानी है तो ये प्रोफेशनल फर्म कंसीडर होती है। अब ये 20 से एक्सीड कर सकते हैं और ऐसी पार्टनरशिप लॉ के अंदर अलाउड है। सेकंड एसेंशियल है पार्टनरशिप का कि एग्रीमेंट होना चाहिए। अ पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। दिस एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस, यानी रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है। द रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और बेहतर तो यही होता है कि एग्रीमेंट रिटर्न में कर लिया जाए। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट से डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम राइज होते हैं, और अगर राइज हो भी जाएं तो उनको क्लैरिफाई करना आसान होता है। इन पाकिस्तान पार्टनरशिप राइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस सच एज जॉइंट फैमिली बिजनेस। ये जो है हिंदू रिलीजन के अंदर जॉइंट फैमिली का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है, और वो मिलकर बिजनेस करते हैं। तो वो उनके फैमिली रिलेशनशिप की वजह से राइज हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज नहीं हो रहा होता। इसी तरह इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, वरासत के कानून में भी जो है जो वरासत होती है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मिलती है, वो बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलती। इसी तरह सक्सेशन जो है, यानी एक शख्स के बाद दूसरा शख्स अगर किसी चीज़ का ऑनर बन जाता है तो वो भी पार्टनरशिप नहीं कहलाती, क्योंकि वो भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है। तो पार्टनरशिप जो है वो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट राइज होती है। किसी और वजह से अगर लोग मिलकर काम कर रहे हों तो वो पार्टनरशिप कंसीडर नहीं होगी। पार्टनरशिप डीड जो है अगर रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो अच्छी बात है कि कर लेना चाहिए। तो इसमें नॉर्मली क्या लिखा जाता है कि बिजनेस का नाम क्या होगा, विच इज़ कॉल्ड फर्म नेम। प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होगी, सिटी अमूमन इसमें डिसाइड कर लिया जाता है, बाजू का तो एग्जैक्ट टेरिटरी भी डिसाइड कर सकते हैं। नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस जहाँ पे ब्रांच वगैरह के तौर पे काम करेंगे। डेट जब से हर पार्टनर ने ज्वाइन किया, ताकि फिर प्रॉफिट की शेयरिंग और दूसरे मामला में आसानी रहे। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, और फिर उनके जाहिर बात है सबके नाम भी होंगे। इसी तरीके से नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई आप फिक्स करना चाहते हैं कि हम 5 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो ड्यूरेशन को ओमिट कर दें। पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप, भाई क्या बिजनेस करेंगे मिलके। क्या आपका बिजनेस मिलकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चलाना होगा, क्या आपका बिजनेस मिलकर ट्रेडिंग करना होगा, क्या आपका बिजनेस मिलकर जो है एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, लाइक आप डिसाइड कर लेते हैं कि जी कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, और क्या राइट्स होंगे सारे पार्टनर्स के, क्या ड्यूटीज होंगे। उसमें लॉ भी काफ़ी जगह पर इन्वॉल्व होता है, उसको भी हम देखेंगे कि अंडर द लॉ भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन सी राइट्स एंड ड्यूटीज़ चेंज की जा सकती हैं, कौन सी नहीं की जा सकती। अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ईच पार्टनर शुड पुट इन टू द बिजनेस एंड कीप इन द बिजनेस अंटिल द पार्टनर रिटायर्स और द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल अमूमन डिसाइड की जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़रूरी नहीं होती। अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़ीरो भी हो सकती है किसी पार्टनर की, कि एक पार्टनर ने पैसे लगाए, दूसरे पार्टनर की स्किल है, दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे। सो यहाँ पर है मजीद कुछ पॉइंट्स। इन पाकिस्तान इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई what the rights or duties of the partner should be in particular circumstances, the rules set out in Partnership Act are assumed to apply। तो लॉ ऐसी ही सिचुएशन के लिए बनाया गया है कि जहां पे अगर एग्रीमेंट में स्पेसिफाई ना किया हो तो फिर डिफॉल्ट रूल्स अप्लाई हो जाए।
This means that if a partnership exists but does not have a written agreement, it will be assumed, unless there is evidence to suggest otherwise, that the rules of partnership agreement are those contained in Partnership Act. But there may be evidence otherwise. तो अब हम एक सिचुएशन अपने सामने देख रहे हैं। तो इसमें यह है कि जी दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और दोनों एग्जांपल में हम डिफरेंट टाइप का एग्रीमेंट इवेल्युएट करेंगे। अजहर एंड बाबर स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। दे मेड अ फॉर्मल एग्रीमेंट, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, and included all possible legal clauses to avoid dispute and confusion between them in future. Very good. It is valid way of forming a partnership. तो बिजनेस किया, एक पार्टनरशिप डीड रिटर्न में बना ली, तो ये एक वैलिड वे है पार्टनरशिप फर्म बनाने का। एक और सिनेरियो देखते हैं। Although there is no express agreement between them, but Arsalan regularly buys old furniture and repairs it, and then his cousin Faisal sells the furniture and they both share the profit equally. So they are doing the business and they share the profit. और एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है लेकिन बार बार ये काम कर रहे हैं, तो इम्प्लाइड है। द रिलेशन बिटवीन अरसलान एंड फैसल इज पार्टनरशिप बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। सो यहाँ पर इम्प्लाइड पार्टनरशिप है बाय कंडक्ट, और ये भी एक वैलिड वे ऑफ मेकिंग अ फर्म है। बट ऑब्वियसली इस तरह से जब आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया होता तो फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट राइज हों तो कन्फ्यूजन्स के चांसेस ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन स्टिल लॉ में अलाउड है और आप इस तरह की फर्म बना सकते हैं। थर्ड एसेंशियल है कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ और तरीके से अमाउंट शेयर हो रही है लेकिन बिजनेस नहीं है, तो फिर जो है पार्टनरशिप भी नहीं है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप द पार्टीज मस्ट हैव एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस। when where there is no business to be done, there can be no question of partnership. Business here includes any lawful trade, occupation and profession. An agreement to carry on business at a future time does not result in partnership unless that time arrives and the business is commenced. तो आप कहते हैं जी आज हमने एग्रीमेंट किया कि हम 5 साल बाद बिजनेस करेंगे मिलकर, तो जब आप 5 साल बाद बिजनेस करेंगे तब पार्टनरशिप होगी, अभी पार्टनरशिप नहीं है। इफ़ द पर्पज इज टू कैरी ऑन सम चैरिटेबल वर्क, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं। आप कहते हैं मिलके जो है ना हम कुछ पैसे जमा करते हैं और कुछ लोगों की मदद कर देते हैं, तो यहाँ पर भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस जो है वो व्यू ऑफ प्रॉफिट के साथ होता है, जबकि चैरिटेबल वर्क जो है वो व्यू ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट के साथ नहीं होता। तो इस सिचुएशन में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। गफार एंड जब्बार परचेज द शॉप, इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस टू रेनोवेट इट। ठीक है जी, शॉप खरीदी, अच्छी भी कर ली, रेनोवेट कर दी, कंट्रीब्यूटिंग इन द रेशो 50-50, आधे आधे पैसे मिलाए थे दोनों ने खरीदने में। एंड देन लीज्ड आउट द शॉप ऑन रेंट विच वॉज शेयर्ड इक्वली बाय दैम। इट वॉन्ट बी अ पार्टनरशिप, ये को ऑनरशिप है, यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे, वो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, उसका रेंट दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इनकम तो शेयर हो रही है, प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा। सो दे आर को ऑनर्स, दे डिड नॉट कैरी आउट एनी बिजनेस। तो शेयरिंग ऑफ रेनोवेशन कॉस्ट है, एक बार लगा ली, प्रॉपर्टी हो गई इनकी। रेंट शेयर कर रहे हैं, रेंट के शेयरिंग जो है वो बिजनेस नहीं है, तो दे आर को ऑनर्स एंड दे आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, सो देयर वुड बी नो पार्टनरशिप। नो बिजनेस, नो पार्टनरशिप। फोर्थ रूल है जी एसेंशियल के तौर पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का। देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट। द पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन एनी मैनर, यानी इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है एक पर्सन 10 लाख का कैपिटल लगाए, एक 50 लाख का कैपिटल लगाए और प्रॉफिट इक्वली शेयर कर लें। हो सकता है एक पर्सन 80 लाख का कैपिटल लगाए, एक 20 लाख का कैपिटल लगाए और प्रॉफिट इक्वली शेयर कर लें। और ये भी हो सकता है कि एक 70% प्रॉफिट ले, दूसरा 30%, एक 60% ले, दूसरा 40%, और 4 पार्टनर हैं तो एक जो है ना 30%, दूसरा 20%, तीसरा 25%, चौथा 25%, कोई भी रेशियोज हो सकते हैं। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशिया एविडेंस। प्राइमा फेशिया जो है ये लैटिन टर्म है। इट मीन्स के अपेरेंटली जो एक एविडेंस होता है कि ऑन द फेस ऑफ इट, तो अगर कोई और अगेंस्ट बात ना हो तो ये इसको एक मुनासिब एविडेंस समझा जाता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, तो फिर इसका मतलब है पार्टनरशिप भी होगी। लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है,
यानी बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो लेकिन पार्टनरशिप ना हो, जैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है, या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है म्यूचुअल एजेंसी नहीं है. सो पार्टनर में शेयर इट इक्वली और इन एनी अदर प्रोपोर्शन. फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पार्टनर शुड एग्री टू शेयर लॉस. हो सकता है भी हम दो लोग मिलकर पार्टनरशिप करें जिसमें वो प्रॉफिट हो तो शेयर करेंगे, लॉस होगा तो वो सारा एक बंदा लेगा, शेयर नहीं करेंगे, तो तब भी पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि डेफिनेशन में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, शेयरिंग ऑफ लॉसेज नहीं है. इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन दो पार्टनर मे नॉट शेयर इन द लॉसेज ऑफ द बिजनेस येट हिज लाइबिलिटी टुवर्ड आउटसाइडर विल बी अनलिमिटेड. हाँ, ये अलग बात है कि पार्टनर के साथ वो लॉस में शेयर नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड पार्टीज को जब देने की बारी आएगी तो उसकी भी लाइबिलिटी वैसे ही होगी जैसे बाकी पार्टनर्स की होती है. A person receiving profits is not necessarily a partner such as. ये एग्जामिनर का ना काफ़ी फेवरेट एरिया रहा है पास्ट एग्जाम के अंदर, कि वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे प्रॉफिट की शेयरिंग तो हो रही होगी लेकिन प्रोबेबली पार्टनरशिप नहीं होगी. तो ये उसका जवाब, ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो अब हम अपने सामने देख रहे हैं. सो लैंडर ऑफ मनी टू पर्सन इंगेज और अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस. अब आप किसी को लोन देते हैं और आप कहते हैं कि जी आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, उसके बजाय इस्लामिक बेसिस पर आप प्रॉफिट का शेयर लेना चाहते हैं, तो हैं तो आप फाइनेंसर, उसके साथ पार्टनर तो नहीं है. तो लोन आप दे रहे हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट के बजाय अगर आप प्रॉफिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं तो आप पार्टनर नहीं होंगे. सर्वेंट और एजेंट एज रेमुनरेशन. बाज़ किसी एम्प्लॉय को मोटिवेशन के लिए कहा जाता है कि जी तुम अच्छी परफॉर्मेंस दो तो प्रॉफिट का 5% तुम्हें बोनस मिलेगा. तो वो एम्प्लॉय है, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, वो प्रॉफिट तो का तो एक सर्टन पोर्शन ले रहा है लेकिन वो स्टिल पार्टनर नहीं है. विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर एज एन्यूटी. तो इसका सिनेरियो कुछ ऐसे है कि बाज़ एक पार्टनर्स आपस में ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और बाकी पार्टनर जो है वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, तो जिस पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसके घर वालों को एक पेंशन के तौर पे हर साल प्रॉफिट का 5% या 10% वो देते रहेंगे. अब दे तो वो जो अमाउंट रहे हैं वो प्रॉफिट के परसेंटेज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉफिट में शेयरिंग के साथ म्यूचुअल एजेंसी नहीं है. वो जो विडो और चाइल्ड हैं डिसीज पार्टनर के, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो बिजनेस करने में इन्वॉल्व नहीं है. तो जो विडो और चाइल्ड जो वो एन्यूटी पेंशन के तौर पे ले रहे हैं, एन्यूटी कहते हैं सीरीज ऑफ पेमेंट को. तो सीरीज ऑफ पेमेंट आपको एक मिल रही है इक्वल और इनइक्वल, तो उसमें अगर वो मिल रही है और वो प्रॉफिट की परसेंटेज के तौर पे भी मिल रही है 5% 10%, स्टिल दे वुड नॉट बी कंसिडर्ड पार्टनर्स. अ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर इंटरेस्ट. अब ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट वैसे आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आएगा, लेकिन अभी ब्रीफली अगर इसको हम डिस्कस करें तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक पार्टनर ने लेट से बैंक से लोन लिया और उसने अपना जो पार्टनरशिप का शेयर था वो वहाँ पे मॉर्गेज वगैरह करवा दिया, वो वहाँ पे लोन नहीं दे सका, तो पार्टनर का हिस्सा जो है ना, कि प्रॉफिट का हिस्सा बैंक को मिल रहा होगा. अब बैंक को हिस्सा तो मिल रहा होगा लेकिन बैंक जो है ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफर ही होगा ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, लेकिन वो पार्टनर कंसीडर नहीं होगा. अ माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप. माइनर वाले चैप्टर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, अभी इस चैप्टर में भी ये काफ़ी डिटेल में पॉइंट आएगा आगे जाके, लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये कि माइनर को जब पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट किया जाता है तो वो पार्टनर कंसीडर नहीं होता, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है और यानी बेनिफिट्स में हिस्सा लेता है और उसका शेयर लाइबल होता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, तो म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं होती उसकी, तो उसकी काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, वो पार्टनर कंसीडर नहीं होता. फिर प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ इट. तो पार्टनरशिप वालों ने एक पार्टनरशिप फर्म अगर किसी से कोई बिजनेस खरीद लेती है और उसको कहते हैं कि जी आपको हम अभी देंगे 5 करोड़ रुपए, और उसके बाद अगले 5 साल तक जो बिजनेस होगा उसके प्रॉफिट में से 20% फॉर गुडविल भी आपको देते रहेंगे, तो ये सेल ऑफ गुडविल कहलाती है. इसे हमने एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में भी पढ़ा था. तो ये अलाउड होता है और ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रही होती है, लेकिन उसका देखें बिजनेस के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, उसने बिजनेस सेल कर दिया है, सिर्फ गुडविल के पैसे आपने वेरिएबल डिसाइड कर लिए कि फिक्स अमाउंट देने के बजाय आपने कहा कि जी प्रॉफिट का 20% हिस्सा इतने साल तक हम आपको देंगे या 30%, तो परसेंटेज और ईयर्स डिफरेंट हो सकते हैं. तो ये सिचुएशन जो हैं 6 सिचुएशन हमने देखी कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयर हो रहे होते हैं लेकिन पार्टनरशिप नहीं होती. इसकी कुछ एग्जांपल्स भी अब देखेंगे हम.
Amjad applied for a loan from ABC Bank for his business. It was decided that bank will get 20% of profit or loss in lieu of interest. तो इस्लामिक फाइनेंसिंग है एक किस्म की, तो इंटरेस्ट के बजाय वो प्रॉफिट और लॉस में 20% हिस्सा ले रहे हैं, तो पार्टनरशिप नहीं है. देर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन अमजद एंड एबीसी बैंक. इट इज सिंपली लैंडिंग अरेंजमेंट जिसके अंदर इंटरेस्ट के बजाय एक वेरिएबल फिगर डिसाइड की गई है. नेक्स्ट है रहीम अ क्लर्क इन करीम्स बिजनेस entered into a verbal agreement with Kareem for 10% share of profit. तो एम्प्लॉय को प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं वो, रादर देन अ फिक्स सैलरी. सैलरी नहीं देंगे, ये प्रॉफिट में 10% मिलेगा. इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट द बिल्डिंग इन विच द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन शुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ करीम. तो करीम का बिजनेस है, करीम की प्रॉपर्टी रहेगी. एंड ऑल वर्क एंड डिसीजन विल बी सोलली डिसाइडेड बाय करीम. सारे फैसले भी सिर्फ करीम के होंगे. रहीम एलेजेस दैट ही इज पार्टनर एंड क्लेम्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, के फर्म को डिसॉल्व किया जाए, मेरा हिस्सा दिया जाए. करीम डिनाइज द पार्टनरशिप एंड एलेजेस दैट रहीम इज ओनली अ क्लर्क. इन व्यू ऑफ द, अब सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन ये है कि एक पर्सन कह रहा है कि जी मैं पार्टनर हूँ, दूसरा कह रहा है नहीं यू आर जस्ट अ क्लर्क. तो जो सिचुएशन हमने पढ़ी है इसमें ही इज जस्ट अ क्लर्क, क्योंकि जो आप देखें म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, और एक एम्प्लॉय के तौर पर उसको जो है ना रिम्यूनरेशन परसेंटेज में दिया जा रहा है, उसकी डिसीजन मेकिंग या बिजनेस कैरी ऑन करने के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है. In view of the surrounding circumstances of the case, it is evident that Rahim is only a clerk. It is an established fact that sharing of profit is not the sole test. Prima facie evidence है, लेकिन ये only criteria नहीं है. हमने टोटल 5 essentials जो हैं उनको फोकस करना है. तो फिफ्थ हमारे पास जो एसेंशियल है दैट इज म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी ये होती है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं. तो जब एक फर्म के बिहाफ पर कोई भी एक पार्टनर एक्ट करता है तो वो एक्ट ऑफ फर्म समझा जाता है और सारे पार्टनर्स उसके लिए लाइबल होते हैं. जब राइट्स होते हैं तो वो भी सारे पार्टनर्स के होते हैं. तो यही म्यूचुअल एजेंसी जो है वो हमें थ्रू आउट द चैप्टर हम कई जगह पर डिस्कस कर रहे होंगे. देयर मस्ट एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स. Mutual agency relationship means that each partner is both an agent and a principal. हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है और दूसरों का प्रिंसिपल भी है. ईच पार्टनर इज एन एजेंट इन द सेंस दैट ही हैज द कैपेसिटी टू बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट डन. और इसी तरह हर पार्टनर दूसरे के एक्ट से खुद भी बाउंड हो जाता है. सो ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल इन द सेंस दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर. Following two important features of the partnership need to be understood. A partnership does not have a legal personality. यानी लॉ की नज़र में जो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है वो कोई अलग से लीगल पर्सन नहीं होता. वो जो पार्टनर्स होते हैं उन्हीं को कलेक्टिवली बस एक पार्टनरशिप का नाम दिया जा रहा है. कंपनी में ऐसा नहीं होता. कंपनी जो है ना उसको लॉ एक अलग पर्सन कंसीडर करता है. अनलाइक अ कंपनी इट इज नॉट अ लीगल पर्सन. अ थर्ड पार्टी एंटरिंग इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द पार्टनरशिप. कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो होता है वो बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड ऑल द पार्टनर्स एज इंडिविजुअल होता है. तो पार्टनरशिप फर्म की कोई अपनी अलग से लीगल आइडेंटिटी नहीं है. पार्टनरशिप फर्म जस्ट मीन्स ऑल द पार्टनर्स इंडिविजुअली, उनको मिला लें, कलेक्टिव कर लें तो वो फर्म बन गए. पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप डू नॉट हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. इन अदर वर्ड दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. दे आर पर्सनली लायबल फॉर एनी लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस दैट द पार्टनरशिप कैन नॉट पे. अब ये जरा पॉइंट जो है ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है. फर्ज करें जी आप एक पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं और मैं एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपके पास 1 करोड़ रुपए थे और आपने सोचा कि जो है ना उसमें से 40 लाख रुपए का एक घर ले लेते हैं आप, 20 लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हैं और 40 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो आपने ऐसा ही कर दिया और वो पार्टनरशिप एक आपने किसी पर्सन के साथ कर ली, उसने भी अब कुछ पैसे लगा दिए और आपने भी लगा दिए और आपने मिलकर बिजनेस किया और बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेज हो गए. बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए जिसमें आपको पेमेंट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही हैं और बिजनेस में इतने एसेट्स नहीं. सो लेट्स से कि आपका जो बिजनेस था उसमें ये सिचुएशन हो गई कि आपने भी 40 लाख लगाए हुए थे, दूसरे पार्टनर ने भी 40 लाख, 80 लाख टोटल लगाए हुए थे और बिजनेस में जो अब लॉसेज हो के जो एसेट्स हैं वो सिर्फ 20 लाख के हैं और लोगों के जो है ना अपने 2 करोड़ रुपए देने. तो 20 लाख रुपए तो बिजनेस में से दे दिए जाएंगे बिजनेस को डिसॉल्व करके, और उसके बाद जो लोगों का पैसा बचता है वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी चीज़ें बेच कर भी पूरा किया जाए.
अगर वो सब बेचकर भी उनके पैसे पूरे ना हुए तो आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। और अगर आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो ज़्यादा हुए तो उनमें से जितना आप उनको दे सकेंगे देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो आपका होगा। तो एक लिहाज से देखें तो ये बड़ा इनसिक्योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस है कि इसके अंदर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर ऐसा बिजनेस में हो जाता है कि कोई बहुत ह्यूज लॉसेज हो जाते हैं, तो आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं जो आपने बिजनेस के साथ अपने जहन में तो नहीं उनको कनेक्ट किया होता, वो भी एट रिस्क चले जाते हैं। तो दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड पर्सनल बीइंग पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ पार्टनरशिप। सो हमारे पास सिनेरियो है, इसको देखते हैं। अली, बिलाल एंड चांद आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। दाऊद, एन आउटसाइडर, डील्स विद द फर्म थ्रू अली। As between Ali and Daud, Ali is the principal, but as between Ali, Bilal and Chand, Ali is also agent of Bilal and Chand. अब देखें, फर्म अगर ट्रांजैक्शन करती है तो अली खुद तो अपने लिए भी प्रिंसिपल है, लेकिन साथ ही बिलाल और चांद भी लाइबल हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट में निगोशिएशन किसने की? अली ने। लेकिन लाइबिलिटी किसकी हो गई? बिलाल की भी हो गई और चांद की भी हो गई। एज सच अली, बिलाल एंड चांद कैन ऑल सू दाऊद। दाऊद कैन आल्सो सू अली, बिलाल एंड चांद। तो ये जो है दाऊद इन तीनों पर केस कर सकता है और ये तीनों मिलकर दाऊद पर केस कर सकते हैं। फर्दर मोर, अली इज अकाउंटेबल टू बिलाल एंड चांद बिकॉज ही इज एन एजेंट ऑफ बिलाल एंड चांद। अब अली अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो ये अपने को पार्टनर्स को लायबल होगा, क्योंकि ये उनका एजेंट भी है। जिस तरह एक एजेंट प्रिंसिपल को लायबल होता है, ये भी लायबल होगा, अकाउंटेबल होगा। अब म्यूचुअल एजेंसी को अगर आप देखें तो अगर आप बात करेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अली करता है तो कौन लायबल होगा? अली, बिलाल एंड चांद तीनों। अगर बिलाल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन लायबल होगा? अली, बिलाल एंड चांद तीनों। और अगर चांद कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन लायबल होगा? अली, बिलाल एंड चांद तीनों। यानी किसी भी एक पार्टनर के एक्ट की बेस पर बाकी भी जो पार्टनर्स हैं वो भी फर्म, क्योंकि एक्ट ऑफ फर्म समझा जाएगा, तो ऑल द पार्टनर्स विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी। अब हम पॉइंट देखेंगे जी टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि जी कैसे पता चलेगा कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं। Whether a person is or is not a partner in a firm. Regard shall be given to the real relationship between the parties as shown by all relevant facts taken together. अब ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स क्या हैं? वही हैं जो हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन है, एग्रीमेंट हो, कैरिंग ऑन बिजनेस हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो और म्यूचुअल एजेंसी हो। तो अगर ये सारे फैक्टर्स होंगे तो एक जो ग्रुप ऑफ पर्सन होगी वो पार्टनरशिप होगी, और उसमें जो लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी में, तो वो पार्टनर्स होंगे। तो इसको कुछ सिचुएशंस पे डिस्कस करते हैं। Ahmad and Bakir, two chartered accountants, agree to carry on practice in common at the office of Ahmad under the name Ahmad and Bakir. एग्रीमेंट है, दोनों मिलकर काम भी कर रहे हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. The terms of agreement entered into between them provide that Bakir should manage the office and supervise the clerical work, and that he should draw fixed allowance of rupees 20,000 per month in lieu of profit. यानी उसके प्रॉफिट वेरिएबल के बजाय उन्होंने फिक्स कर दिए कि उसका प्रॉफिट 20,000 होगा, बाकी सारा प्रॉफिट जो होगा वो अहमद का होगा। इट इज़ फर्दर एग्रीड दैट लॉसेज इफ एनी शैल बी बॉन्ड बाय अहमद अलोन, एंड दैट आफ्टर 7 years Ahmed would be entitled to the office and all the other equipment, and Bakir would not have any right or claim in respect of them. Are Ahmed and Bakir partners? अब ये सिनेरियो थोड़ा सा तो ये लगता है पेरेंटली कि बाकिर जो है वो क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ले रहा है तो वो एक एम्प्लॉई है, लेकिन अगर आप नाम देखें तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों नाम को इन्वॉल्व कर रहे हैं यानी मिलकर। और बाकिर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अहमद भी लायबल होगा 7 years तक, तो और अहमद अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाकिर भी लायबल होगा। तो म्यूचुअल एजेंसी भी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, एग्रीमेंट भी है, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। सो
हमारा कंक्लूजन होगा यस अहमद एंड बाकिर आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर फ्री टू एग्री टू एनी टर्म एज रिगार्ड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो उन्होंने फिक्स, एक ने प्रॉफिट ले लिया, शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट नेसेसरी। So also partners may agree that on dissolution of their partnership, all the assets will belong to one partner only. ऐसी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो एसेट बराबर ही तकसीम होने चाहिए या किसी खास रेशो में तकसीम होने चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि जी सारे जब अगर डिसॉल्व होगी तो सारे एसेट इसको मिलेंगे, दूसरे पर्सन को नहीं मिलेंगे। सलीम, द लाइसेंस प्रोपराइटर ऑफ अ थिएटर, लेट्स द यूज ऑफ इट टू जमील फॉर ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट। अब एक शख्स जो है वो थिएटर का ऑनर है और दूसरा वहाँ पे जो है ना ड्रामा डायरेक्ट करेगा, एंटरटेनमेंट करेगा। सलीम मैनेजेस द थिएटर एंड बियर्स ऑल इट्स एक्सपेंसेस। ही आल्सो incurs certain expenses for advertising and the band. He also collects door money of which he retains half, door money, टिकट से जो पैसे आते हैं, एंड हैंड्स ओवर द अदर हाफ टू जमील। ये पार्टनरशिप नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो ये प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, ये रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। यानी जो टिकट से पैसे आते हैं वो दोनों शेयर कर लेते हैं। उसके बाद दोनों के एक्सपेंसेस अलग अलग हैं। एक ने जो है ना थिएटर के एक्सपेंसेस करने हैं, एक ने जो है ना आर्टिस्ट और एक्टर्स वगैरह को जो मैनेज करना है उसके एक्सपेंसेस करने। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी हो सकता है कि इनमें से एक को प्रॉफिट हो और एक को लॉस हो जाए। फॉर एग्जांपल जी, आप कहते हैं कि जी एक गिवन मंथ में 20 लाख रुपए का टिकट रेवेन्यू हुआ, दोनों ने 10 लाख शेयर कर लिए। अब कहते हैं जी थिएटर वाले का जो खर्चा है वो तो बिजली का बिल और दूसरी चीज़ें मिला जुला कर उसके बिल वगैरह ही आ गए 13 लाख रुपए के, उसे 3 लाख का लॉस हो गया। जो जमील था, हो सकता है कि उसने जो 10 लाख रुपए लिए उसमें से जो उसने एक्टर्स वगैरह को टोटल पेमेंट्स की वो 6 लाख की तो उसे 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो एक को प्रॉफिट हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही नहीं है, फिर ये रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे। सो इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। एग्जाम्पल 12 देखते हैं। अरसलान एंड नुमान आर को ऑनर्स ऑफ अ हाउस एंड लेट इट टू पेइंग गेस्ट। तो रेंट ले रहे हैं, रेंट जो है वो बिजनेस नहीं कहलाता, रेंट इज नॉट अ बिजनेस। दे डिवाइड द रेंट बिटवीन देम, देयर इज नो बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन एंड देयरफॉर दे आर नॉट पार्टनर। तो प्रॉपर्टी लेट करके रेंट ले लेना, इट इज नॉट कैरिंग ऑन ऑफ अ बिजनेस, दे आर जस्ट को ऑनर्स ऑफ अ हाउस, ज्वाइंट ऑनरशिप है। एग्जाम्पल 13 देखते हैं। हुसैन अ पब्लिशर एग्रीज टू पब्लिश एट हिज ओन एक्सपेंस book written by Burhan and to pay Burhan half the net profit. Hussain and Burhan are not partners. Hussain is simply paying Burhan royalty by way of profit. तो रॉयल्टी पे हो रही है जी। अब रॉयल्टी जो है ना उसने दी कि जी मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। तो दिस इज नॉट, और इसी तरह अगर उसे लॉस हो गया तो वो कुछ भी नहीं दे रहा होगा राइटर को। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो शेयरिंग नहीं हो रही, जो है प्रॉफिट तो शेयर हो रहे हैं लेकिन बिजनेस मिलकर नहीं कर रहे, ना ही म्यूचुअल एजेंसी है। कोई बिजनेस कॉमन भी कैरी नहीं कर रहे, so there is no partnership. एग्जाम्पल 14 करते हैं। अहमद एंड रिजवान आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ शिप। Ahmed works on the ship, takes the entire management of it and meets all the expenses. He takes 2/3 of gross earning. Gross earning means revenue, not profit. And pays over the balance to Rizwan who does nothing. There is no partnership. अब इसमें भी देखें वही सिनेरियो है कि हो सकता है कि अहमद 2/3 लेता है और खर्चे करता है, तो उसके खर्चे अगर बढ़ गए तो उसे लॉस हो जाएगा। लेकिन रिजवान को तो लॉस हो ही नहीं सकता, वो तो 1/3 पैसे लेता है एंड दैट्स ऑल। तो देयर इज़ नो पार्टनरशिप, क्योंकि वो ग्रॉस रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।